नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मौजूदा दोस्तों स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की करेंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगा तेजी का सिक्सर, निचले स्तरों से आई शानदार रिकवरी। इंटरडे में निफ्टी 24,200 के निकला पार। बैंक निफ्टी ने छुआ नया ऑल टाइम हाई, 55,600 के ऊपर टिका। मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में राहत से बैंकों में तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 1% मजबूत। उधर इंपोर्ट टैरिफ लगने से मेटल में जोरदार तेजी। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी में भी खरीदारी कायम, लेकिन चुनिंदा आईटी शेयरों में आज दबाव कायम। एक और ऑडिट की खबर से इंडसइंड बैंक 3% फिसला। खबरों के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में 6,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की जांच करेगा ईवाई। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े बेहद सटीक। बिग स्टॉक्स शेयर एटर्नल करीब 4% चढ़कर निफ्टी का बना टॉप गेनर। उधर स्पॉटलाइट शेयर करीब जेएसडब्ल्यू स्टील, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सब में अच्छी खरीदारी कायम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस पैनल में राजेश पालवे जी और शिल्पा जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही नीलेश जैन जुड़ेंगे और विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। आज हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान से मार्केट के ट्रेंड समझेंगे और इन्वेस्टमेंट आइडिया से बात करेंगे। और केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से उनकी बिग एंड बोल्ड कॉल्स पर बातचीत होगी। ये सब कुछ ही देर में लाइंड अप है शो में। आप ज़रा एक बार मार्केट का रुख करते हैं और इस समय निफ्टी करीब 50 पॉइंट ऊपर, मतलब डे हाई की ट्रेजेक्टरी को स्ट्राइक करने की हम कोशिश यहाँ पर करते हुए बैंक निफ्टी अभी भी लीड करता हुआ उसको 335 पॉइंट्स ऊपर, यानी कि 0.6%। निफ्टी आईटी थोड़ा सॉफ्ट है कंपैरेटिवली। यहाँ पर अभी भी इंडेक्स करीब आधा % नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छा जोश। मिड कैप 1% ऊपर, स्मॉल कैप में भी जोश आए। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी शानदार है, 2.5:1 का। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो आज काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ मोमेंटम है। डिक्सन, SJVN, एंजल वन, इंडस टावर, मैक्स हेल्थ केयर, इंटरग्लोब एविएशन, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय मोमेंटम दिखाई देगा। डाउन साइड पर अगर कोई स्टॉक स्टैंड आउट कर रहा है तो वो है इंडसइंड बैंक, जहाँ पर इस समय हल्की सी आपको वीकनेस दिखाई देगी। वीरो जी हाँ, तो ये था अब तक की छोटी सी समरी। चलिए पैनल से बातचीत करते हैं। हमारा पैनल आपके स्क्रीन पे है पूरा का पूरा, उनसे कॉल्स लेते हैं। और शिल्पा जी और साथ ही साथ राजेश जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आपके साथ ये पैनल जुड़ चुका है। पहले लेके आइए स्क्रीन पे, पैनल को रखिए स्क्रीन पे प्लीज़। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? विकास और नीलेश और राजेश पालवे जी। विकास, गुड मॉर्निंग। फ्रेश पर्सपेक्टिव आपका क्या है और आपकी कॉल? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड है, तो मेरे दोनों भी जो काउंटर है वो बाय साइड में देखने मिलेंगे। पहले है यूपीएल में कल एक ब्रेकआउट देखने मिला था। आज भी मॉर्निंग में 672 के ऊपर, 670 के ऊपर अभी भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। डेली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, तो ऊपर में 692 का यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे देखने मिल रहा है और नीचे में 664 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे में यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है। तो 664 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 692 के टारगेट के लिए। तो मेरा पहला बाय कॉल रहेगा यूपीएल। दूसरा रहेगा लॉरस लैब। यहाँ पे 52 वीक हाई का एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। यहाँ पे जो ऊपर में नए जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो अराउंड 678 के आसपास के टारगेट अभी यहाँ पे लॉरस लैब में देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 638 का, तो 638 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉरस को भी बाय करना है। वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों में भी एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऊपर से जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी एक पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। तो मुझे लगता है 678 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉरस लैब को बाय करके जा सकते हैं 638 के स्टॉप लॉस। ओके, चलिए शिल्पा जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। जी बिल्कुल अनु जी, मेरा पहला रहेगा एमसीएक्स पे। एमसीएक्स में एक अच्छा खासा वापस एक ब्रेकआउट आ रहा है जहाँ पे 6150 से 6200 इसके टारगेट्स होने चाहिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 5980 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट का पहला 6100, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 6130 से लेके 6150 नेक्स्ट आएंगे। किसी को के थ्रू ट्रेड लेना है तो 6100 का कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं जो रफली 70 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 45 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 110 से लेके 140।
मेरा दूसरा रहेगा बाय यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स में, इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है डेली बेसिस में। अगर आप देखेंगे रेंज ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे 1580 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1510 का मेंटेन कीजिए। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1530 पे आपका बाय कॉल। राजेश पालवे जी, आपके दो ट्रेड्स। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से मैक्रोटेक डेवलपर लोढ़ा यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे फरवरी में, उसका भी ब्रेकआउट अब होते हुए दिखा है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है लोढ़ा यहाँ पे कंटिन्यू करेगा अपवर्ड मोमेंटम। 1370 1380 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1310 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अगेन एएमसी स्पेस से, और उसमें हमें एचडीएफसी एएमसी का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और जिस तरीके की तेजी यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों में बनी है, हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ अब बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि ये करीब 4750 के आसपास, जो कि इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है, वहां तक भी रैली कंटिन्यू हो सकती है। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 4580 4600 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4490 के आसपास। ओके, 4490 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। HDFC AMC पोस्ट नंबर्स, हमें अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस पूरे छोटे से अब तक के अर्निंग सीजन में यही रहा। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आपके ट्रेड्स इस वक्त के दो सर। अजय, नीलेश जी, माफ़ कीजिएगा नीलेश जी, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी वाले ट्रेड हैं दोनों ही। और सबसे पहले रियल्टी स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। रियल्टी पैक में जो स्टॉक रडार पर है वो है ओबेरॉय रियल्टी। काफ़ी अच्छा डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना है, और काउंटर अपने 50 डे मूविंग एवरेज को कल के सेशन में ऑलरेडी रिक्लेम कर चुका है। यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1725 पहला टारगेट एंड 1745 का दूसरा टारगेट होगा। 1725 और 1745 के टारगेट को ध्यान में रख के ओबेरॉय रियल्टी को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1671 1671 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है CDSL। काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है आज के सेशन में। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के चलते एक फॉलोअप मूव 1355 से लेके 1380 तक इस काउंटर को ले जा सकता है। 1305 का स्टॉप लॉस रख के CDSL को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट फंडामेंटल्स की बात करते हैं। कमाई की थीम, इंडिविजुअल स्टॉक्स, इन सब पर बातचीत करने के लिए प्रकाश दीवान हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, और एक ब्यूटीफुल रिवॉर्ड किया है इसने उन लोगों को जिन्होंने डिप्स में बाय किया और बने रहे और पैनिक में नहीं बेचा। अब लार्ज बैंक्स पर, खासतौर से HDFC बैंक, ICICI, कोटक, जो सब ऑल टाइम हाई पर हैं, यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। ये जो मूव आया है, ये एक अंडर परफॉर्मेंस को करेक्ट करता हुआ आपको दिख रहा है इसमें, कि जो 1.5-2 महीने में जो अंडर परफॉर्मेंस थी, और इनफैक्ट 4-5 महीने भी एक्सटेंड टाइम फ्रेम करे तो बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया था। और सभी को ये समझ आ रही थी कि अगर कोई रिवाइवल आता है तो पहले लीड करेगा बैंक निफ्टी या बैंक्स की पार्टिसिपेशन से। अब वह ये है कि एक मूव जो पहला 10-12% का जो करेक्टिव मूव था ये अंडर परफॉर्मेंस को करेक्ट करने के लिए, वो तो आ चुका है। अब जो नेक्स्ट मूव आएगा 10-12-15% का, उसके लिए आपको थोड़ा से नंबर्स का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें कोई टेक्निकल फैक्टर्स या सेंटिमेंटल फैक्टर्स नहीं है, फंडामेंटल्स पे चलेगा। तो थोड़ी सी रफ्तार यहाँ से प्राइस मूवमेंट की, वॉल्यूम एक्शन की थोड़ी सी ग्रेजुअल होगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, पर ग्रेजुअल होगी। और ये याद रखिए ना कि बैंक्स में जो साइकिल चलता है, पहले आपके बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक चलते हैं, उसके बाद PSU वाले बड़े चलते हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर छोटे वाले मझोले बैंक चलते हैं। सो आप उसकी तैयारी अगर करके देखें तो कुछ छोटे बैंक जैसे फेडरल है, कैथलिक सीरियन है, वहां पे आपको एक मूव आना बाकी है। शुरुआत तो वहां भी हो गई है, लेकिन एक पार्टिसिपेशन अच्छे उस पर पैमाने पे आ सकता है। सो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर आल्सो वेरी पॉजिटिवली प्लेस्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स उनकी जो है वो इतनी नरम है, और क्रेडिट ग्रोथ जैसी आएगी, एक्सपेंशन आएगा, वहां भी आपको एक उछाल आने की वो है। तो उसमें कैनरा बैंक हो गया, BOB हो गया, इस टाइप की बैंक्स को भी आप, थोड़ी बड़ी बैंक्स को देख सकते हैं। ओके,
दूसरा सवाल तो मेरा था आईटी पर। कल हमने देखा इंटरेस्टिंग रिएक्शन, इन्फोसिस खराब नंबर पे चला, टाटा एलेक्सी खराब नंबर पे ज़बरदस्त दौड़ा। आज हालांकि वापस गिरावट है इन शेयरों में, लेकिन यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? अनुज, थोड़ा सा आईटी से परहेज करना जरूरी इसलिए है कि जो बड़े दिग्गजों के जो नंबर्स आए हैं, और ऑफ कोर्स आज एचसीएल टेक के नंबर्स आ जाएंगे तो टॉप 4 की जो सूची है वो एक क्लियर पिक्चर वहां आ जाएगी। मेरी समझ में ये है कि आईटी में कोई गाइडेंस ऐसी बहुत उत्तेजना कोई आई नहीं है कि भाई आप आगे चल के कुछ नंबर्स में एक्साइटमेंट देख सके, अर्निंग्स ग्रोथ हो या टीसीवी मतलब ऑर्डर विन्स अच्छे हो। तो हो सकता है कि जो यूएस का माहौल है उसका ओवरहैंग आपको रह सकता है एक आध और क्वार्टर आगे। तो अगर जून या सितंबर एंड के क्वार्टर तक आप इसको थोड़ा सा साइडवेज मूव अनुमान लगा के चले तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और आपको करेक्टिव एक्शन जब ऊपर की साइड दिखना शुरू होगा तो बहुत डिस्टिंक्टली मौके मिलेंगे, ट्रिगर्स मिलेंगे, तब लेना ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि अभी लेंगे तो आपको पता नहीं है कितना लंबा टाइम करेक्शन आ सकता है। शायद प्राइस करेक्शन बहुत ज्यादा ना हो, इनफैक्ट डिविडेंड यील्ड अब तो काफी इंप्रूव हो गई, 4-4.5% कई स्टॉक्स में तो आ रही है। सो आई वुड वेट फॉर द एनवायरमेंट टू इम्प्रूव एंड उसके बाद कुछ पहल कर सकते हैं। बट एकदम से यहाँ से मुंह आना इस टाइप का वो नहीं। हाँ, एफआई का पैसा अगर बड़े पैमाने में आना शुरू होता है तो हमें पता है कि बीएफएसआई मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, आईटी में ही लगता है पहले, तो उस लिहाज से भी थोड़ी सी अप मुंह आ सकती है, बट नरम रहेगी। साइडवेज मूवमेंट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। फंडामेंटल्स को थोड़ा सा समय लगेगा इंप्रूव होते हुए, खास करके मार्जिन्स और रेवेन्यू ग्रोथ। इस बीच निफ्टी वो 24,200 के जोन को, वो कॉल आइटर्स के जोन जो कि कल के सबसे बड़े कॉल आइटर्स थे, थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा है। बाबा प्रकाश सर प्रणाम। ये बताइए, हमने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी के बैंक के नंबर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा, ऑल स्किप्स हमें ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, बट इस बार आप पीएसयू बैंक से कैसे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ट्रेजरी गेन्स इस बार वो नज़र आएंगे, और एक प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक, बाजार उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। आप उसमें कितना इंटरेस्टेड हैं, और प्राइवेट ये पीएसयू बास्केट में आपका प्रेफर्ड क्या है इस वक्त? नमस्कार वीरू। नहीं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको पता है कि मोमेंटम बैंकिंग में है, उसके साथ रहना फॉर ट्रेडर्स, फॉर टैक्टिकल प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक से अनुज ने बात की वैसे कि जो ऑलरेडी मूव आ चुका है उसके बाद क्या है, तो फोमो आएगा, बहुत लोगों को वो है। तो मैं वही समझा रहा था कि पीएसयू बैंक्स में जो थोड़े बड़े हैं, बहुत छोटे वाले नहीं, लेकिन जो बड़े वाले बैंक्स हैं, उनकी बैलेंस शीट्स की जो स्ट्रेंथ अब समझ आ रही है कि आज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स उनकी बाकी लोगों के कंपैरिजन में शायद सबसे एफिशिएंट है। उनका कोई डिपॉजिट, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो में कोई इस टाइप की वो नहीं है कि आरबीआई कोई वो करे आज उसमें से लाए। मेरे हिसाब से बीओबी, कैनरा बैंक, इस टाइप की जो बैंक, एसबीआई ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट, पर एसबीआई इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एसबीआई में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी आपको, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस को करेक्ट होने में जो जगह है और जो शुरुआत हो चुकी है वो आपको कैनरा बैंक और बीओबी। कैनरा बैंक का आप मुंह देखिए इस एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो आपको बता रहा है कि इट इज वेटिंग फॉर दैट ब्रेकआउट, और जो रिटर्न ऑन एसेट्स वाले जो नंबर्स होते हैं उसके लिहाज से ये दो बैंक्स में बहुत अच्छा खासा आपको एक कंफर्ट मिलेगा। सो आई वुड बिलीव थोड़ा सा इसको ऐड करना अगर हो तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो लार्जेस्ट बैंक्स करिए। बहुत छोटे जो बैंक्स हैं उस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सस्ते लगते हैं, लेकिन जो चाल आती है, जो मुंह आता है, वो काफी लेट आता है, और मार्केट ऐसा है कि कल कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ गई जिससे ओवरऑल सेंटिमेंट खराब हो गया तो उन छोटे बैंक्स में आपको मार ज्यादा पड़ जाता है। और लिहाज ट्रेडर्स के लिहाज से ये थोड़ा सा बड़े बैंक्स होता है। निवेशक के लिए ऑफकोर्स वैल्यू बाइंग कहीं भी हो सकती है, कोई उसमें दो राय नहीं है, बट आई वुड स्टिक टू सम ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू बैंक्स। अच्छा प्रकाश सर, ये नॉन लेंडिंग जो फाइनेंशियल स्पेस है हमारा, उसमें जितने भी एक्सचेंजेस आते हैं, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आते हैं, जी लास्ट सितंबर से पहले इनके जलवे हुआ करते थे। अच्छा, बाजार ने बहुत सदा हुआ एक कैलकुलेटेड रिएक्शन दिया। लुक एट एंजल वन, नंबर्स खराब थे नो डाउट, वीकली एक्सपायरीज खजाना, और उनका क्योंकि टिकट साइज भी डेरिवेटिव्स में जो प्लेयर्स होते हैं उनका छोटा टिकट साइज है, वो रिटेल को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, और मार्केट की खराब परफॉर्मेंस, बाजार ने बिल्कुल सीधा हुआ रिएक्शन दिया।
कैपिटल मार्केट थीम को इस वक्त चेस करना चाहिए क्या इस प्राइस पे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इंटरेस्टिंगली कई कैपिटल मार्केट जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों में उनको फायदा है। तो अगर नीचे भी आते हैं तो ब्रोकरेज बनती है, नीचे आते हैं तो भी एक्सचेंज को पैसा मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैसा इसमें ला रहे हैं मार्केट में, वो सबसे बड़ा फायदा इसका अंडरलाइन थीम वो है। ये नहीं कि मतलब आज मार्केट लेवल्स क्या है। ऑफ कोर्स इनमें कई जगह एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा था, तो पी एक्सपेंशन थोड़ा जल्दी हो गया और मार्केट ने वो करेक्ट कर दिया, विच इज वेरी हेल्दी। लेकिन इस लिहाज से अगर आप देखें, जैसे बीएसई का स्टॉक है, अब एनएसई की स्टॉक की लिस्टिंग की बातें हो रही हैं, जो वैल्यूएशन पे लिस्टिंग आएगी, क्या आएगी, कब आएगी, हमें पता नहीं है। बट जो डिफरेंशियल बीएसई और एनएसई का है, उसको देखते हुए अभी भी बीएसई में काफी जगह है इम्प्रूवमेंट की। आपको लगता ये है कि ये तो पिछले 4 साल में 700 से 6,500 पहुंच गया, अब क्या जगह है, गुंजाइश है। बट अभी भी यहाँ से 15-20% गुंजाइश आपको बनी रहेगी, क्योंकि मार्केट वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं। और जो ऑप्शंस में मार पड़ा है या जो स्लो डाउन हुआ है या वॉल्यूम कम हुए, वो उससे एनएसई को फर्क ज्यादा पड़ा, बीएसई को इतना फर्क नहीं पड़ा। और अब एक स्टेडी स्टेट सा मुझे लगता है एक माहौल बन चुका है एक्सचेंजेस के लिए। और ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड की ग्रोथ को अगर आपको प्ले करना है तो के फिनटेक, केफिन मतलब जो है वो बहुत बढ़िया एक वो है। उन्होंने एक इंटरनेशनल एक्विजिशन करके अपनी फुटप्रिंट भी बढ़ाने की कोशिश की, विच इज वेरी गुड। डी रिस्क कर रहे हैं अपने आप को, मार्जिन भी अच्छे खासे वहां आ सकते हैं। बट याद रखिएगा, ये सारी स्टॉक्स थोड़े से एलिवेटेड पी पे अभी भी है, तो इनमें करेक्शन अगर आता है मार्केट में तो थोड़ा सा मार जरूर पड़ेगा। तो आपको जो लेना है उसको आप स्टैगर कर सकते हैं। मुझे अगर 100 रुपए लगाने हैं कोई इस थीम में, तो मैं 25-25 करके 4 बार करूंगा। जिस दिन मार्केट खराब हो, जिस दिन मार्केट गिरी है कोई और कारण से, नॉट कि इनकी वजह, इनके कोई स्पेसिफिक नंबर्स की वजह से, तब आप इनको लेके रखें, ऐड करें। दैट प्रोबब्ली इज अ वाइज स्ट्रेटजी। और बड़ा सिंपल होता है एग्जीक्यूट करना। मैं तो मार्केट में खरीदारी तभी करता हूँ जब मार्केट में सेंसेक्स में 1000 पॉइंट नीचे है, तो आप देखो कि क्या हुआ है आज, लेने लायक क्या चीज बनी है। अगर ऊपर है तो उसको छोड़ देना है, वो तो अपना काम करते ही रहेगा। ओके, चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब Thank you, टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब हमारे साथ एज यूजुअल ट्यूसडे है, तो अब सुशील केड़े जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। तो 24,100 का टारगेट तो आ गया निफ्टी पर, और शायद बहुत जल्दी आ गया। अब क्या करें, यहाँ से लॉन्ग बने रहना है या फिर यहाँ पर अब कोई और ट्रेड है? चूंकि आपने निफ्टी के लेवल्स की बात की, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ हम निफ्टी के ट्रेड की बात कर रहे हैं। अलग अलग स्टॉक्स में बाई भी है, सेल भी है, और निफ्टी का सौदा अपनी जगह है। तो अपनी पिछली बार ये बात हुई थी कि एक बार 24,100 तक जाता लगता है, जिसके बाद हो सकता है 23,100 तक आए। वहां पर हम 23,100 पे फैसला करेंगे कि 25,000 जाके वापस 21,800 आ रहा है, या 25,000 नहीं जाएगा और 24,100 इसका टॉप हो गया और ये वापस 21,800 जा रहा है। ये अपनी पिछली बार बात हुई थी, पिछले से पिछली बार। तो मतलब ये है साफ साफ कि जो 21,800 का लो बना था, वो अभी भी चार्ट्स पर फाइनल बॉटम प्रतीत नहीं होता है। बाजार उसके करीब करीब या उसके नीचे एक बार और जाए इंडेक्स पे, और इन बिटवीन एक बार ये जो स्कॉर्चिंग रैली हो गई, बहुत फास्ट रैली हो गई, इसमें 1001 पॉइंट का करेक्शन इंडेक्स पे आता दिख रहा है। और 23,100-200 के बाद ही हम बाकी का कॉल लेंगे कि हम 25,000 जा करके जाएंगे नीचे 21,800 पे या सीधे जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए टेक प्रॉफिट, गेट आउट। जिनके हाथ बहुत सधे हुए हैं, जो 5 मिनट में अपना ध्यान बदल दें या बिना ध्यान के, बिना अपने किसी ओपिनियन के चार्ट के हिसाब से फटाफट लो फटाफट बेचो वाले लोग हैं, वो शॉर्ट भी कर सकते हैं निफ्टी को। अच्छा, शॉर्ट भी कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग। शॉर्ट निफ्टी में थोड़ा रिस्की नहीं लग रहा सुशील जी? इस समय इतना मोमेंटम है, रनिंग ट्रेन चल रही है। रिस्क है तभी तो इश्क है। हाँ, नहीं, बट रिस्क कितना है रिस्क तो लिया इश्क जाए? है। कितना रिस्क लिया जाए? स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए? देखो, शॉर्ट कर सकते हैं का मतलब ये तो है नहीं कि अब भी के अब भी हो जाएगा। हाँ, पीसीआर जरा चार्ट दिखाइए, मैं इनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ट्रेड दिखाता हूँ। चलिए, पीसीआर कृपया चार्ट दिखाइए। देखिए मेरी स्क्रीन पर 2 मिनट चार्ट आ गई। ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, अब इस 160 के नीचे जाएगा तो आप इस हाई को स्टॉप लॉस बनाकर बेच दोगे। अब इस 60 जाएगा, क्या पता काट लोगे, फिर ऊपर रिबाउंड में बेचोगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग और माइक्रोस्कोपिक ट्रेडिंग वाली बात हो गई। और वीक टू वीक हम बात करते हैं, 1000 पॉइंट निफ्टी पे आज के जमाने में क्या है? 4%। वॉलेटिलिटी कितनी है?
तो उसके लिए इतनी बारीक ट्रेडिंग, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो बिल्कुल बिना ओपिनियन वाले, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जिनको हर चीज में कारण खोजना है, कारण बताना है, कारण सुनना है, ट्रेडिंग उनके काम की चीज नहीं है। तो बाजार की गुलामी कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। ओके, तो अगर निफ्टी में आप जैसे कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि 1000 पॉइंट की डाउनसाइड ओपन होगी, तो उसे लीड कौन करेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग रहा है और लगातार ऑल टाइम हाई भी लगा रहा है। निफ्टी आईटी थोड़ा वीक रहा है रिलेटिवली। चलिए, तो पीसीआर से अनुरोध है, इस ज्यादा खतरनाक चार्ट को, बैंक निफ्टी की चार्ट को भी दिखाएं। कि मेरे स्क्रीन पे मैं वेट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी की चार्ट आ गई। ये डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी की चार्ट पे आप इन दो लाल लकीरों पर फोकस कीजिए। पिछली बार ये जो ऑल टाइम हाई लगाया था 30 सितंबर को, और ऑल टाइम हाई को देखते जो भंगड़ा मचना शुरू हो जाता है बाजार में, ऑल टाइम आ गया, ऑल टाइम हाई आ गया। पिछली बार जो ऑल टाइम आया, उसके बाद कितनी जोर की चोट पड़ी, सीधे 47,000 तक निफ्टी चली गई। तो वापस अगर एक और ऑल टाइम हाई आया है, तो वापस निफ्टी 46,000 जाएगी, 46,000 बैंक निफ्टी जाएगी। के पहले अगले 2-3 दिन में ये देखना है कि और 1000 पॉइंट बढ़ सकती है, और 1500 पॉइंट बढ़ सकती है कि या नहीं। जिस दिन बैंक निफ्टी नीचा बंद दे देगा प्रीवियस डे के, उस दिन लेन फोड़ दो। जिस दिन एक और नीचे का बंद दे देगा, उस दिन शॉर्ट कर दो हाईएस्ट प्राइस को स्टॉप लॉस लगा के। तो जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान आदमी, जरूरत से ज्यादा एनालाइज करने वाला आदमी, वो बिल्कुल दूर रहे ट्रेडिंग से, क्योंकि उसकी तीव्र बुद्धि ही उसकी शत्रु है। जो बाजार की बुद्धि के अनुसार बहता चला जाएगा भाव के साथ, वो तो ट्रेडिंग कर सकता है यहाँ पे। और अगर बैंक निफ्टी में इस तरह का तूफान मच गया, तो प्राइवेट बैंक जो है ना, ये एक्सिस बैंक है, चाहे आपके इंडसइंड बैंक में तो खाली रैली हुई उसको लैप्स के बाद, या इवन एचडीएफसी बैंक, मुझे अनुमति दीजिए मैं 2-3 चार्ट से आपको दिखा दूं, अगर पीसीआर ने आज मेहरबानी रखी हुई है इनको खोल के रखने की। अपनी बात हुई थी ना, एक टाइम पे मुंह से निकला था एचडीएफसी बैंक अगर 1200 हो जाए, बहुत निंदा हुई, और फिर मैं बोला कि यहाँ पे आके हम पलट गए थे, 1600 पे हम पलट गए थे, 1600 के पॉइंट पे एक नया हाई और आएगा, उस नए हाई के बाद हम गिरेंगे बुरी तरह 1400 तक। यही अपनी बात हो गई थी, नया हाई आएगा। बैंक निफ्टी में भी जो नया हाई आया है, ये सारे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इस एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पे वापस एक बार कोलैप्स आ जाएगा 1600 के नीचे। 1600 के नीचे का एक कोलैप्स अगर इसमें आ जाता है, आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलरेडी सेल ऑफ स्टार्ट कर दिया, या कोटक महिंद्रा बैंक मेरे को लगता है सबसे ज्यादा गिरेगा, तो जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी बढ़ गई इसलिए वो बढ़ती ही चली जाएगी, ये गलत assumption है। मार्केट डिसीव कर रहा है। मार्केट ने बैंकों के अंदर बुल ट्रैप क्रिएट किया है, और डिसअपॉइंटमेंट अराउंड द कॉर्नर ही है। अरे सुशील जी, पता है वैसे हमारा पीसीआर बहुत एक्टिव रहता है, वो सारे चार्ट आपके लगा के रखता है। वो आपको थोड़ा सा टाइम लैग दिखाई देता होगा कि आप यूट्यूब पे देखते होंगे या उसमें ट्रांसमिशन में देखते होंगे, तो थोड़ा सा लैग आ जाता होगा। आप अज्यूम करके चलिए कि सारे चार्ट दिख रहे हैं, और उसके बाद उस हिसाब से बात करिए। उसके बाद अगर नहीं चार्ट दिखेगा तो हम बात करेंगे, लेकिन चार्ट सारे आएंगे, टेंशन मत लीजिए उसकी। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर क्या अच्छी ट्रेड्स हो रही हैं? आपने शुरू में कहा कि कुछ लॉन्ग्स भी हैं, कुछ शॉर्ट भी हैं, तो बताइए क्या ट्रेड्स हैं इस समय? तो देखिए, कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट्स के साथ साथ में एक बारीक बात जो समझने जैसी है, अलग अलग टाइम होराइजन पर अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर सीडीएसएल को डिलीवरी उठा के बैठा जाए और वो 50-70% अगले 3-6 महीने में बढ़ जाएगा, साथ ही अगर बीएसई और सीडीएसएल किसी युग में, 6 महीने पहले का तो समय युग लगता है जितनी रफ्तार से स्टॉक्स चले हैं, 6 महीने पहले अगर बीएसई और सीडीएसएल साथ चलते थे, अब बीएसई की चाल करीब करीब हो चुकी है, उसका लॉन्ग टर्म टॉप आउट प्रोसेस शुरू हो गया है। बीएसई यहाँ से कोई 10-12% बढ़ा दे तो बढ़ा दे, और सीडीएसएल यहाँ से 60-70% अगर बढ़ जाए तो वो विरोधाभास हो गए। अगर अगर आपके एशियन पेंट्स डिस्पाइट ग्राजी मारा है, डिस्पाइट सेल्स के नंबर दबेंगे, सारी बातें आ गई, साल भर का व्यू लेके कोई बैठे तो एशियन पेंट्स में 50% के रिटर्न मिलना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता है। बहुत साल से इसमें रिटर्न नहीं आई है। ये जो स्टॉक्स के अंदर ना अनुज, बढ़िया से बढ़िया कंपनी में भी मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न्स बहुत शॉर्ट पॉकेट्स ऑफ टाइम में आती है, और इसीलिए हमारे जैसे लोग जो मार्केट टाइमिंग की रोजी रोटी खाते हैं, हमारी रोजी रोटी वहीं से आती है। तो अगर कई सालों से एशियन पेंट्स में रिटर्न्स नहीं है, हिंदुस्तान लीवर में रिटर्न्स नहीं है, और अगर ये कंज्यूमर के जितने भी स्टॉक्स हैं, कंज्यूमेबल्स, एफएमसीजी, ये सारी के सारे में जितनी भी ये स्टॉक्स हैं, इन सब में मेरे को लग रहा है इस डर के एटमॉस्फेयर में जो बंचिंग इफेक्ट है, तो हम ओवरलोडेड वहां बैठे हुए हैं। अगर मेटल्स के स्टॉक में, बेस मेटल्स के अंदर एक फाइनल बॉटम ग्लोबल चार्ट्स पे भी बनने लग गया, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है अब आपके हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को में, नाल्को में, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की बाइंग सेलिंग है। दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिनको आप लॉन्ग रन में डिलीवरी के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेके बैठ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात सिर्फ एक अलग है। अब बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व में
आपको नोटोरियस लग सकती है हमारी बात, 2021 के बाद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में कोई रिटर्न नहीं आई है। 4 साल गुजर गए, 4 साल का स्कॉर्चिंग बुल मार्केट, और उसके अंदर में 4 साल तक ओवरऑल मार्केट में स्कॉर्चिंग पेस पे रिटर्न्स आई है और बजाज ट्विंस में रिटर्न्स नहीं है। ये क्या दर्शाता है? 10 साल की मेगा बुलिश साइकिल के बाद टॉप आउट हो गया इन स्टॉक्स का 2021 में, और उन्होंने एट मोस्ट आके अपने ओल्ड प्रायर ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट अभी जाके किया है, जो सिर्फ एक रैली पैटर्न है। ये फोरकास्ट बिल्कुल ड्रामेटिक लग सकती है, पर ड्रामा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो चार्ट पे दिखता है उसको बेबाक होकर बताना और समझाना ही हमारा दायित्व है। मेरे को 50% तक का पॉसिबल फॉल दिखता है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में आगे। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 50% गिर जाएगी। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग काम कर रहे हैं। गुड क्वालिटी सेफ स्टॉक्स, आज मैरिको रिटर्न्स नहीं दे रहा। मैरिको को यहाँ लेके कोई बैठ जाए, मुझे लगता है 40% की रिटर्न आ जाएगी। पीआई इंडस्ट्रीज है, पिडिलाइट है, तो सारी बढ़िया बढ़िया कंपनियां जिन्होंने साल भर में दुखी किया, रिटर्न्स नहीं दी, वो देंगी। और जिसमें ग्लैमर भरा पड़ा है बजाज ट्विंस में, लोग मतलब बेच दो बोलने के नाम पर लोग नाराज हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होती है बात सुन के कि इतना बड़ा फॉल आ सकता है, तो और कन्विक्शन बढ़ जाता है कि गिरेगा। आईटी के स्टॉक्स में अभी भी लोगों को जो हेजिटेशन है, शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म से मैं शॉर्ट टर्म पे फ्लिप कर गया, जो इतना भयंकर हेजिटेशन बना हुआ कि आईटी मत लो अभी भी। पर आईटी की चार्ट्स कुछ और कह रही हैं कि बिल्कुल गलती से भी 100 शेयर बेचना नहीं है, थोड़ा बहुत ही बस कसर बची है उसको बिल्कुल चार्ट को कुरकुरा होने में, बिल्कुल सिक्के तैयार है, थोड़ी बहुत कुरकुराहट आना बाकी है। किसी भी टाइम में आईटी के स्टॉक्स टेक ऑफ कर जाएंगे। हो सकता है कि आईटी टेक ऑफ करे, निफ्टी गिरती रहे और ज्यादा बड़ा फॉल बैंकिंग में आ जाए, तो बड़ा सा विचित्र सा बाजार है। नॉर्मल बातें नॉर्मल समय में होती है और बाजार में भी अजीब ही काम होंगे सारे। बिल्कुल। मीनवाइल बैंक निफ्टी उस 56,000 के अब काफ़ी करीब आता हुआ 55,900 क्रॉस कर चुका है, और जो हमारा पोजिशनल 56,000 का टारगेट था उसके काफ़ी करीब। अच्छा सुशील जी, एक मैं आपको ग्राफिक दिखाता हूँ गोल्ड का। अब 1 लाख से सिर्फ हम 1,000 रुपये दूर रह गए हैं गोल्ड पर। तो बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस हिसाब से कितनी शादियाँ पोस्टपोन करनी पड़ेंगी अगर लाख रुपए गोल्ड पहुँच गया तो? देखिए जी, भगवान ने ना प्रकृति को इस तरह से बनाया हुआ है कि जो जिसके जीवन में जब अनिवार्य है वो होगा। तो शादियां तो पोस्टपोन होने वाली नहीं। हो सकता है 10% गोल्ड कम ले लेंगे, हैं, जितना बजट बनाया है जेवर का, उतने बजट का जितना जेवर आएगा उतना ले लेंगे। शादियां तो पोस्टपोन होने वाली नहीं है, जिसकी जो तारीख फिक्स है उसी पे होगा। और रही बात कि इसको अगर हम घुमा फिरा के गोल्ड पे आ जाए, तो मतलब कोई ये जिस तरह के भाव हो गए, जो चार्ट जहां पे आ गई है, अगर गोल्ड की चार्ट को देख के तरस आ रहा है कि क्यों मेरा माल बिक गया, तो ठीक है, पहले जल्दी माल बिक गया, लॉन्ग से जल्दी निकल गए, वो गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है ना कि एक और नई गलती कर दें इस अनहोने भाव पे माल लेके। तो ये जो भी फ्रेंजी मची हुई है, फ्रेंजी के नेक्स्ट क्या होता है, सीरियस करेक्शन आएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। वो चाइना लेते ही जाएगा, तो चाइना ने सारे संसार की मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली है। चाइना खुद 10 साल तक चाइना के स्टॉक मार्केट का भट्ठा बैठा रहा है। कोविड हुआ था, सबसे चाइना की आबादी इंडिया की आबादी से कम हो गई कोविड के बाद। तो मतलब चाइना को जो भगवान मान लिया लोग, बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ भगवान ही भगवान रहेगा, बाकी कोई भगवान नहीं बन सकता। तो पास्ट में भी चाहे गोल्ड का सट्टा हंट ब्रदर्स ने 1975 में कॉर्नर कर लिया था और अनहोने भाव हो गए थे। उसके बाद जो क्रैश आया, तो जिन्होंने ऊंचे भाव में गोल्ड ले लिया, 20 साल तक भाव देखने नहीं मिले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल्ड में 20 साल का टॉप बन रहा है, पर वी आर वेरी क्लोज टू अ सीरियस टॉप। यहाँ रॉन्ग होना ही राइट है, रॉन्ग को राइट करने के चक्कर में बहुत बड़ा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मज़ा आया आपसे बात करके। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी, अगले मंगलवार वापस आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस शो को समेटने का समय आ गया है। मार्केट है डेज हाई, निफ्टी अब 24,210 पर सेकंड रेजिस्टेंस को स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, 24,250 से 24,300 वाला। आज का लो 24,072 बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, फर्स्ट सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करा, और अब फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता हुआ। और बैंक निफ्टी किसी भी मोमेंट उस 56,000 के लेवल को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, जो हमारा इस रन में टारगेट भी रहा है 56,000 का, उसकी तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ। चलिए इस शो को यहाँ समेट लेंगे और इस ब्रेक के बाद शेयर लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।